नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तूफानी अंदाज में आपने 10 टॉप 10 खबरें देखी। अब आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि राजधानी लखनऊ से आ रही है। जयप्रकाश निषाद को बीजेपी ने बनाया राज्यसभा का प्रत्याशी। बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से खाली हुई थी ये सीट, जिसके बाद बेनी प्रसाद के निधन के बाद यहां पर जयप्रकाश निषाद को बीजेपी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया है। चोरी चोरा के पूर्व विधायक हैं जयप्रकाश निषाद। मायावती सरकार में राज्य मंत्री थे जयप्रकाश निषाद। 2018 में बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर दे दी गई है जयप्रकाश निषाद के। बीजेपी ने इनको बनाया है राज्यसभा का प्रत्याशी। बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हुआ था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट को भरने के लिए एक चेहरे की जरूरत थी, जो अब सामने आ चुका है। जयप्रकाश निषाद का नाम साफ कर दिया गया है। बीजेपी ने बनाया है इनको राज्यसभा का प्रत्याशी। चोरी चोरा के पूर्व विधायक हैं जयप्रकाश निषाद। और अब बढ़ेंगे आगे और आपको आज की सबसे दुखद खबर और बड़ी खबर जो प्रदेश से निकल कर आई है उस पर और जानकारी देंगे। सुदीक्षा की जान जा चुकी है। सुदीक्षा का मौत ये बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिस पर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक बहुत बड़ा सबूत न्यूज 18 के हाथ अब लग चुका है। घटनास्थल के पास बुलेट सवार 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में यही दावा परिवार भी कर रहा था। लगातार ये फुटेज सामने आ चुका है और सबसे पहले बहुत ही प्रमुखता से इस खबर को दिखाते हुए न्यूज 18 ने ये वीडियो जो है रिलीज किया है। परिजनों ने बुलेट सवार युवकों का जिक्र यहां पर किया था। परिजनों के मुताबिक बुलेट सवार युवक छेड़खानी कर रहे थे, स्टंटबाजी कर रहे थे और इसी का खामियाजा उठाना पड़ा इस बच्ची को, जो बेहद होनहार थी और जान गंवानी पड़ी सुदीक्षा को अपनी। ये देखिए, घर से 2 किलोमीटर की दूरी का ये सफर तय करके इस जगह पर जब पहुंचते हैं चाचा के साथ सवार सुदीक्षा, और यही दावा कर रहा है घर के 2 बाइक पर युवक सवार थे। बाइक बुलेट थी, बुलेट बाइक थी, यूपी नंबर प्लेट थी। यह दावा साफ होता है इस सीसीटीवी फुटेज में। अब पुलिस का क्या पक्ष है, पुलिस का क्या दावा है, वो आपको बता देते हैं। सुदीक्षा का नाबालिग भाई चला रहा था बाइक, ऐसा पुलिस का कहना है। सुदीक्षा बाइक पर पीछे बैठी थी। हादसे के दौरान दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। इस हादसे के बाद भाई ने छेड़खानी की शिकायत नहीं की। सुदीक्षा के भाई ने किसी स्टंट की भी कोई सूचना नहीं दी है। ये पुलिस का स्टैंड आपको बता रहे हैं। इस हादसे के बाद कई घंटे बाद सुदीक्षा के चाचा ने पेश किया ये दावा कि सुदीक्षा के चाचा ने बाइक चलाई है। ये पुलिस कह रही है कि पहले पुलिस को जो जानकारी थी वो सुदीक्षा के भाई के बाइक चलाने की थी, लेकिन इस हादसे के हो जाने के कुछ घंटों बाद यह दावा किया जाता है चाचा के द्वारा कि वो बाइक चला रहे थे। सुदीक्षा के चाचा का यह दावा पूरी तरह से असत्य है, ये चश्मदीद कह रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक नाबालिग भाई चला रहा था बाइक, ये पुलिस का दावा है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर बाइक चला कौन रहा था, और इसको लेकर सुदीक्षा के भाई और उनके चाचा के बयानों में काफी फर्क आ रहा है। बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बुलेट सवारों के स्टंट करने के हादसा होने और छेड़छाड़ के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। दीदी कह रही थी पहले गाँव चले या हॉस्पिटल पहुँच के मामा के पास पहुँच के स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ एक ही गेल चलेंगे। फिर दीदी ने कहा ठीक है पहले वहाँ चले, मामा जिस बात कर ली। नो ठीक है। अब होश आया क्या, वहाँ ने जो आग है निकल गो, वहाँ जो एकदम से इमरजेंसी वहाँ ब्रेक मारे हैं और हमारी 30 की स्पीड होगी। वहाँ आदमी उन्हें सब पता हो, जो आगे जा रहे हैं उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी। तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तूने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उस पर, और यूपी 13 थी, और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा बाइक से। दीदी एकदम गिरता सड़क पर से। हम यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराया सब कोई गाँव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फॉरवर्ड धीमी कर ली, स्टंट से मारने लगा। वो स्टंट मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाके फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी
हमारी बाइक एकदम कंट्रोल जो हो उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। मौके पर उपस्थित लोगों एवं कुछ और लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई। इसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक के कारण आगे एक बाइक रुकी और इनका भाई इनके बाइक को संभाल नहीं पाया तो इनकी बाइक आगे वाले बाइक से टकरा गई, जिसमें ये गिर पड़ी। इनको चोट आया। चोट आने के बाद तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने पे एम्बुलेंस आई और इनको CHC औरंगाबाद में भर्ती कराया गया, लेकिन फिर आगे जाके इनकी मौत हो गई। तो देखिए पुलिस का दावा, ये एक तरह का ये मामला जो है उलझता हुआ नजर आ रहा है इस मोड़ पर आके कि आखिर बाइक कौन चला रहा था। पुलिस का दावा साफ है, सुदीक्षा बाइक पर पीछे बैठी थी लेकिन बाइक भाई चला रहा था। इस हादसे के दौरान दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। और अब आपको बताते हैं कि हेमंत शर्मा ये वो नाम है, चश्मदीद है ये शख्स जिसने दावा किया है कि सुदीक्षा का भाई ही बाइक चला रहा था। बाइक एक बुलेट में टकराकर गिर जाती है। सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई। आइए सुनते हैं उन्हें। उस स्थल पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके फोन से सूचना दी गई थी पुलिस को। भाई साहब आपका नाम? हेमंत शर्मा। हेमंत जी, ये जो घटना हुई क्या सूचना दी थी? पहली सूचना आप लोगों ने पुलिस को क्या दी थी? यही कि ऐसे ऐसे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है वापसी बम्बई। न्यूज 18 की टीम इस वक्त उस स्थल पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके फोन से सूचना दी गई थी पुलिस को। भाई साहब आपका नाम? हेमंत शर्मा। हेमंत जी, ये जो घटना हुई क्या सूचना दी थी? पहली सूचना आप लोगों ने पुलिस को क्या दी थी? यही कि ऐसे ऐसे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है वापसी बम्बई पे। हाँ। और एक लड़की एक लड़का है। हाँ। उसके बाद में लड़की ऑन द स्पॉट खत्म हो गई है। और जिस गाड़ी से भिड़ंत हुई थी वो बुलेट गाड़ी थी। उसमें भी दो लोग सवार थे क्या? सिंगल अकेला व्यक्ति सवार था। क्या उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ पर कि कोई और साथी आपका था? आ गए थे, हम औरंगाबाद से आ रहे थे। आप इनका पहले 2018 में भी एक केस हुआ था जिसमें जिन लोगों को इसमें नामजद किया गया है वो एक पहले के लिटिगेशन में भी पार्ट रहे हैं और उसमें इनके गाँव में आकर के झगड़ा फसाद होने की दशा में एक केस दर्ज हुआ है। तो यही लोगों का रंजिश जो था उसी के रहते ही FIR में मेंशन किया गया है कि 2018 का जो रंजिश चला आ रहा था उसकी बिना पे इन्होंने इन पे ये हमला किया है। और 4 लड़के हैं और 4 को तो पहचानते हैं चूँकि उनके घर का आदमी साथ में था, और 2 आदमी ऐसे हैं जिनको नहीं पहचानते हैं। तो इसमें 2 आदमियों को हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए डिटेन कर लिया है और बाकी की हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी मिल जाएंगे हमको। सर, क्या किसी पुलिस पर भी इसमें एक्शन लिया गया है, किसी लोकल पुलिस पे? देखिए, इसमें छपरौली एरिया में ये हुई है घटना और वहाँ पे जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, चूँकि इनका आपस में विवाद पहले रहा है, पहले की हिस्ट्री है और उस पर अगर प्रभावी ढंग से हम लोग स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करते तो ये शायद घटना अवॉइड की जा सकती थी। इसलिए हमने उनको सस्पेंड किया है तत्काल प्रभाव से और उनका रोल भी देखेंगे और अगर किसी और की भी लापरवाही पाई जाएगी तो उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे हम। अभी तक छपरौली के जो इंस्पेक्टर उनको सिर्फ उन्हीं को। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं और आज सुबह का ये मामला है। ये आप बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर देख सकते हैं। ये हमने रिलीज किया है ये CCTV फुटेज का ये क्लिप जिसमें बाइक देखी जा सकती है। ये वही बुलेट बाइक है जिसका पीछा करने का दावा है सुदीक्षा की बाइक का। सुदीक्षा जिस बाइक पर अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ सवार थी, उस बाइक का पीछा इसी बुलेट के द्वारा किया जा रहा था। हेमंत शर्मा वो नाम है जो चश्मदीद बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले के। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ देखा था उन्होंने। उस स्थल पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है।
हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके फोन से सूचना दी गई थी पुलिस को। भाई साहब, आपका नाम? हेमंत शर्मा। हेमंत जी, ये जो घटना हुई, क्या सूचना दी थी? पहली सूचना आप लोगों ने पुलिस को क्या दी थी? यही कि ऐसे ऐसे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है वापसी बम्बे पे। हाँ। और एक लड़की एक लड़का है। हाँ। उसके बाद में लड़की ऑन द स्पॉट खत्म हो गई है। और जिस गाड़ी से भिड़ंत हुई थी वो बुलेट गाड़ी थी। उसमें भी 2 लोग सवार थे क्या? सिंगल अकेला व्यक्ति सवार था। क्या उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ पर कि कोई और साथी आपका था? आगे थे, हम औरंगाबाद से आ रहे थे। आप आगे थे। कितने बजे के आसपास का वाकया रहा होगा? 9:45। पौने 9 बजे सुबह के आसपास का वाकया है। और गाड़ी निगम भाटी यानी सुदीक्षा भाटी का जो ब्रदर था वही चला रहा था? वही चला। निगम भाटी की उम्र कितनी रही होगी उसकी 18-19 साल। अच्छा। और जिस तरह से ये हादसा हुआ, आपने सबसे पहले क्या किया? जैसे आपको सूचना मिली, जैसे आपने देखा और कि एक्सीडेंट हो गया, एक लड़की दूर जाके गिरी है, उसका भाई दूर जाके गिरा है, उसके बाद सबसे पहले आपने पुलिस को ही फोन किया। पुलिस को क्या बताया आपने? सबसे पहले ऐसो को ही फोन करा मैंने। हाँ। बस उसमें यही बताया कि एक लड़का एक लड़की बाइक से हैं। हाँ। और बुलेट से एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। लड़की ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। हाँ। तो पुलिस कितनी देर में यहाँ पर पहुंची? 15 मिनट में आ गई। डेथ क्या ऑन द स्पॉट हो गई थी कि सीएससी ले जाया गया, वहाँ पर ब्रॉड डेथ बताया गया? ऑन द स्पॉट हो गई। सर पे चोट लगी थी लड़की के? माथे पर। माथे पर चोट लगी थी। और जो निगम भाटी था, वो जो भाई है इसका, उसको कहाँ पर चोट लगी? उसके ज्यादा चोट नहीं थी। मैं ये तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूंगा। ये वही सड़क है जहाँ पर ये खौफनाक हादसा हुआ है। यहीं पर सुदीक्षा ने दम तोड़ा है। उसका चश्मा यहाँ पर अभी भी पड़ा है। आप देखिए, ये सुदीक्षा का ही चश्मा है। एक्सीडेंट के बाद उसका चश्मा यहाँ टूट करके गिरा है। ये अभी तक यहाँ पर पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर बेहद बड़ी घटना है और इस घटना का जल्द से जल्द रास्ताफाश होना चाहिए। के लिए और वहाँ पे जो जनहित के कार्य हैं वो भी बड़े पैमाने पर बाधित हुए हैं। आगे फिर से बाधित होने की अभी भी हमें काफ़ी संभावना लगती है। ऐसे में वहाँ के राज्यपाल महोदय को इन सबको गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, जैसे हालात है इस समय पद और वर्चस्व को लेकर, जिससे जनता वहाँ पे काफ़ी सफ़र कर रही है, तो मेरा वहाँ के राज्यपाल महोदय से अपील है कि ऐसे में वहाँ के राज्यपाल महोदय को इन सब ये जो वहाँ के जो हालात है उसको गंभीरता से उनका संज्ञान लेते हुए तो अपने संविधानिक दायित्व को भी उनको जरूर निभाना चाहिए। जब ऐसे हालात हैं वहाँ पे और जनता सफ़र कर रही है, तो ऐसे में वहाँ के राज्यपाल महोदय की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने संविधानिक दायित्व को निभाएं। ये भी मेरा उनसे पुरजोर अनुरोध है, अपील है। इतना ही नहीं बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके वह दल बदल कानून का खुला उल्लंघन करके हमारी पार्टी के विधायकों को जिस प्रकार से कांग्रेस में शामिल कराया है वह किसी से छिपा नहीं है, जिसके खिलाफ हमारी पार्टी माननीय कोर्ट में भी गई हुई है। तो ये लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे। हाई कोर्ट में भी यदि हमें न्याय नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इस मामले को हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। तो इस मामले को हम जरूर उच्च अदालत तक भी लेकर जाएंगे और हमें माननीय अदालत के ऊपर पूरा भरोसा है कि हमें इस मामले में जरूर न्याय मिलेगा। तो इसके साथ साथ मैं आज ये भी कहना चाहती हूँ कि लगातार जो आप भी मीडिया में दिखा रहे हैं, जो खबरें मिल रही हैं, तो पूरे देश में कोरोना महामारी की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ा गंभीर मामला है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में कोरोना महामारी के बढ़ रहे मामलों को लेकर कुछ मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। तो इस मामले में हमारी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना है, उनसे अपील भी है
कि वे इसकी रोकथाम के लिए पूरे देश में एक नीति बनाएं और एक नीति बना के सख्त व कठोर कदम उठाएं, वरना ये तादाद और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बहुत संख्या इनकी बढ़ती चली जा रही है। ये भी मेरा सरकार से ये कहना है, खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि आज उन्होंने इस संबंध में मीटिंग भी बुलाई हुई है और कल उन्होंने बाढ़ को लेकर मीटिंग बुलाई हुई थी, क्योंकि देश में कुछ राज्य बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है। उत्तर प्रदेश का खासतौर से पूर्वांचल एरिया, बिहार और भी कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। तो मेरा उनसे ये भी कहना है कि कोरोना महामारी के साथ साथ ये जो बाढ़ जो कुछ राज्यों में आई हुई है और कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों के क्षेत्रों में ज़्यादा आई हुई है, तो इस ओर भी केंद्र सरकार को, वहाँ की राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं एक और ज़रूरी मुद्दे पर अपनी पार्टी के बारे में कहना चाहूँगी। मुझे ये मालूम हुआ है मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो हमारी सरकार ही श्री परशुराम जी की भव्य प्रतिमा लगाएगी। मैंने आज मीडिया में 1-2 चैनल में ये देखा है। यदि ऐसा हो जाता है तो इसका हमारी पार्टी विरोध नहीं करेगी बल्कि स्वागत ही करेगी, और इस काम में बीजेपी की सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ उसको, इस काम को जल्दी उनको पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इनके जन्मदिन की भी सरकार को छुट्टी जरूर घोषित करनी चाहिए, क्योंकि इनके अनुयायियों की ये जबरदस्त मांग भी है। तो ये भी मेरा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ये कहना है, और यदि ये नहीं करते हैं, केवल मीडिया में ही हवाई बात करते हैं, तो फिर ऐसे में, वरना फिर आगे चलकर यदि हमारी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला तो फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार ही इन दोनों कार्यों को खुद ही फिर पूरा कराएगी। तो ये भी मैं आज क्लियर कर देना चाहती हूँ, स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मुझे ये भी जानकारी है कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की हालत पिछले 1-2 दिन से ठीक। तो कई मुद्दों पर अपना और अपनी पार्टी का स्टैंड रख रही थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिसमें उन्होंने राजस्थान की राजनीति की बात करी, फिर कोरोना की बात करी, देश में बाढ़ बारिश से आई तबाही की बात करी, और आखिर में परशुराम जी, जिस नाम पर आजकल उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम परशुराम जी के नाम पर मूर्तियां बनाएंगे, उनके नाम पर अस्पताल बनाएंगे और कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।